वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। अकाउंट्स में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स। इस चैप्टर में से 100% आपके पास 10 मार्क्स का पेपर में आना ही आना है। चैप्टर है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बता रहा है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां पे प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा, यानी कि मोटिव प्रॉफिट कमाना, जिस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना हो वो एनपीओ की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। यहाँ पे कौन से बिजनेस को कैटेगराइज किया जाएगा जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, वो सब एनपीओ के अंदर कवर होते हैं। अगर हम एनपीओ या एनजीओ भी बोलते हैं इसे, अगर हम बात करें एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट की, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप सब जानते हैं हमने इसमें 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट बनाए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस जो ईयर एंड पे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए 3 अकाउंट बनाए थे हमने। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का मोटिव क्या था, क्यों बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट, क्या कैलकुलेट करना चाहते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट से? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना चाहते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। दोनों का मोटिव प्रॉफिट निकालना था, तो ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बनाने जरूरी है। अगर हम बात करें एनपीओ या एनजीओ की, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट की बजाय हम 2 अकाउंट बनाएंगे। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रीजन साफ साफ समझ आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते तो इनके अकाउंट का नाम तो बदलना ही पड़ेगा। अगर हमने इसी नाम से रख दिया तो फिर प्रॉफिट निकल जाएगा, जबकि इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट ना कमाना, तो इसलिए नाम बदलना पड़ा। तीसरा बैलेंस शीट, तो इसमें भी बनेगी क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज तो होंगे ही होंगे। जो एनपीओ अगर हम बात करें, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उनके कुछ एसेट्स होते हैं या नहीं? उनकी प्रॉपर्टी, उनकी बिल्डिंग्स, उनके बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो बैलेंस शीट तो इनकी भी बनेगी। बट इनके जो अकाउंट है ट्रेडिंग पीएनएल की बजाय रिसिप्ट एंड पेमेंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आता है, फाइनेंशियली जो चेंज करता है इन दोनों को। अब हमने क्योंकि इस चैप्टर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने हैं, तो हम तीनों अकाउंट के बारे में एक एक बार डिस्कशन करेंगे। इसमें बैलेंस शीट तो आप सब जानते हैं, इन दोनों के बारे में बेसिक डिस्कशन हमें चाहिए कि ये अकाउंट कैसे बनते हैं और इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बेटा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस चैप्टर को पढ़ाना है, तो हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो हम इसमें बनाएंगे दैट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बेटा कुछ बातें सुनना कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये पूरा का पूरा कैश बेसिस पे चलता है। कौन से बेसिस पे? कैश आया तो रिसिप्ट में, कैश गया तो पेमेंट साइड में। आपको किस बेस पे रन करना है इस अकाउंट को? ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड, या फिर हम लिख सकते हैं सीधा कैश बेसिस पे। दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड irrespective of time period। वो ट्रांजेक्शन किस टाइम की है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा पिछले साल का आया, पैसा अगले साल का आया, हमें कोई मतलब नहीं है। पैसा आया रिसिप्ट में, पैसा गया पेमेंट में। आपको ये नहीं सोचना कि वो जो पैसा आया
वो पिछले साल का एरियर या आउटस्टैंडिंग था, उससे कोई मतलब नहीं है। अगले साल का एडवांस है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। पैसा आया ना, रिसिप्ट में लिख देंगे। कौन से अकाउंट में? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। और अगर पैसा गया, आपने अगले साल के लिए कुछ एडवांस पेमेंट कर दी, पैसा गया ना, पेमेंट साइड लिख दो। किस साल का है हमें कोई मतलब नहीं। समझ आ गई बात? तो पहला ये कैश रिकॉर्ड करेगा, और वो कैश किसी भी साल का हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Irrespective, all transactions are recorded irrespective of nature of account। अब नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब सर क्या हो गया? दो नेचर के अकाउंट होते हैं बेटा, हमने इको में भी समझे हैं। यस, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। हम सब जानते हैं रेवेन्यू में रिसिप्ट भी हो सकती है और रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। कैपिटल में रिसिप्ट भी हो सकती है और कैपिटल में। आपको अगर इको की बात याद थोड़ी सी दिलाई जाए, जो रूटीन में पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं। जो रूटीन में नहीं आ रहा है या रूटीन में नहीं जा रहा वो कैपिटल नेचर का। अब बच्चा कहता है सर रूटीन में आ रहा है जा रहा है क्या? अगर हम एक मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की बात करें, रूटीन में लोग वहां पे डोनेशन लेके जाते हैं, तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब वो जो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा है, उन्होंने रूटीन में वहां की साफ सफाई के लिए कुछ स्टाफ रखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड रखे होंगे, वो सब रूटीन में उन्हें सैलरी देनी है, तो वो क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आए? अब अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो रिसिप्ट या जो खर्चे कभी कभी हो, कोई भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की अगर आप बात करें, वो कभी कभार कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कराते हैं, बिल्डिंग बनवा ली, कोई भी वायरिंग करा ली, कोई भी चीज बनवा ली मंदिर मस्जिद में, तो वो सब हमारे खर्चे हैं। तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो रूटीन में नहीं हो रहे। ठीक है? अगर कोई डोनेशन दे गया बिल्डिंग बनवाने के लिए, पैसा तो आया, पर क्या वो रूटीन में आता है ऐसा पैसा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। तो डोनेशन सर दो तरह की हो गई, एक तो रूटीन में आ रही है 5-5, 10-10 रुपए जिसमें कोई नाम नहीं होता, तो वो तो हो गई कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट। एक डोनेशन ऐसी जो कभी कभार आ रही है, कुछ बड़े लोग अपने नाम से पैसे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जितने भी देना चाहें, साइन करके अपना नाम लेके देते हैं कि ये मेरे तरफ से और इस काम के लिए, तो वो कभी कभी आती है। दैट इज द रिसिप्ट। बट कैपिटल रिसिप्ट, और वो बता के जाते हैं इसको इस काम में लगाना और उसके ऊपर मेरे नाम की नेम प्लेट लगा देना या मेरे फादर साहब की नेम प्लेट लगा देना, ऐसे काम होते हैं। और वो जो रिसिप्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। बट मैं बात करूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, इससे कोई मतलब नहीं है कि किस नेचर का है। वो कह रहा पैसा आया ना, रिसिप्ट, पैसा गया, पेमेंट। किसी भी टाइम की हो, किसी भी नेचर की हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा सारे पैसे आएंगे तो डेबिट में, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट में, कोई प्रॉब्लम? समझ आई रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात? अब अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट को बनाने की बात करूं, तो पहले तो बेटा आप सब समझेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। नॉर्मल सा फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऊपर लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन जो भी डेट दी हुई है। डेबिट साइड में क्या आने वाली है? रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट, कोई प्रॉब्लम? राइट? अब आपको क्वेश्चन में क्लास चलो बेटा देखो, इस साइड में सारी रिसिप्ट्स आ जाएंगी, इस साइड में सारी पेमेंट्स आ जाएंगी। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब शुरू करते हैं ना, आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखने वाले हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में? ओपनिंग में क्या लिखा होता है? या तो कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। अब वो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के आगे 1 अप्रैल लिखी है, यानी कि वो साल की शुरुआत का है, और अगर 31 मार्च लिखी है तो वो साल के एंड का है। देखो ध्यान से सुनना, मान लो आपको ये दिया हुआ 20,000, ये दिया हुआ 10,000, दोनों दिए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सारी रिसिप्ट इधर और सारी पेमेंट्स इधर। उसके बाद यहाँ पे क्या निकलेगा? बाय बैलेंस कैरिड आउट। ये
अगर 2 से शुरू हो रहा है यानी कि 2 बैलेंस है ओपनिंग में, तो क्लोजिंग में 1 का बैलेंस जरूर दे दें, चाहे कैश इन हैंड का दे दें चाहे कैश एट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में तो दोनों ही लिखने वाले हैं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। मान लो उन्होंने कैश इन हैंड दे दिया 5000, अब आप क्या करेंगे, कैश एट बैंक नहीं दिया ना, इधर ये प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट माइनस दिस, ये मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। समझ आ गई बात। बट अगर साल की शुरुआत में सिर्फ यही दे रखा है और ना तो कैश इन हैंड दे रखा है ना कैश एट बैंक दे रखा है, तो शुरुआत में कैश इन हैंड था, इसका मतलब आखिरी में बैलेंसिंग फिगर कहां जाने वाली है, कैश इन हैंड में। समझ गए बात को। अगर 2 बैलेंस दिए तो 1 क्लोजिंग भी देंगे, डिफरेंस वहां चला जाएगा, और अगर 1 ही दिया है तो क्लोजिंग देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बैलेंसिंग जाएगी वहां पर। बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें जो रिसिप्ट और पेमेंट होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कई बार बच्चे को कि सर ये रिसिप्ट है तो कैसे है। पहली बात, आप सब जानते हैं एनपीओ के लिए जो डोनेशन है वो रिसिप्ट होती है या एक्सपेंडिचर होता है, रिसिप्ट। बच्चा कई बार डोनेशन को ना पेमेंट सोचता है, भाई डोनेशन अपने हिसाब से मत सोचो, आप लोग डोनेशन देते हैं, बट जो एनपीओ या एनजीओ है उसको डोनेशन रूटीन में मिलती है तो उसके लिए रिसिप्ट है वो। समझ रहे हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना, आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होती। क्लियर हो गई बात। दूसरा, एक पॉइंट वो बार बार लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं, मेंबरशिप। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेने में पैसा आप देंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो रिसिप्ट है ना, तो वो भी रिसिप्ट साइड में आते हैं। डोनेशन हो गई, किसी भी तरह की डोनेशन, कुछ भी नाम लिखा है। और ये कई बार जैसे कि रेंट, अब रेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि एनपीओ रेंट ले भी सकता है और एनपीओ रेंट दे भी सकता है। ले कब सकता है, आप देखते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अगर बड़े बड़े हैं तो वहां पे रूम्स अवेलेबल होते हैं, जो बाहर से लोग वहां पे विजिट करने आते हैं वो रुकते हैं, उसके लिए वो बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। अगर उन्होंने रेंट पे वो जगह दी, और कुछ मंदिर मस्जिद में तो गुरुद्वारों में भी जगह बनी होती है स्पेशल मैरिज के लिए, करवाते हैं वहां पे वो फंक्शन सेरेमनी या फिर कीर्तन वगैरह के लिए, वहां पे वो हॉल देने के लिए चार्जेस लेते हैं। अगर वो रेंट ले रहे हैं तो रिसिप्ट, और अगर किसी एनजीओ ने कहीं पे कोई जगह किराए पे ली हुई है तो वो उनके लिए पेमेंट भी हो सकती है। तो रेंट की थोड़ी सी डाउट वाली बात होती है, बट जनरली अगर कुछ ना बताया हो तो एनजीओ रेंट रिसीव करता है, ठीक है, ये मानते हुए कि उसने कोई प्रॉपर्टी या कोई जगह लेट आउट करी होगी और उस पर रेंट रिसीव किया होगा। क्लियर होगी बात। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो इसके अलावा नॉर्मल खर्चे तो इनके भी चलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब ये भी कराते हैं, तो वो सब पेमेंट साइड में आएगा। इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ गया क्या फॉर्मेट है उसका। आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन करते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट को छोड़ के आगे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पर उससे मैंने एक बार फोटो। चलो बेटा देखो, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी बात सुनना। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर है, पहला ही चलता है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा वेदर इट इज कैश और नॉन कैश। ये सिर्फ कैश वाले रिकॉर्ड करता था। अगर मैं आपको इस पॉइंट में थोड़ी सी बात बताऊं, डेप्रिसिएशन कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ना तो कैश आता है और ना ही कैश आता है बस। और अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर, ये अक्रूवल बेसिस पे है, यानी कि इसमें कैश और नॉन कैश सारी ट्रांजैक्शन आएंगी। क्या इसमें डेप्रिसिएशन आएगा? इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये एक पहला डिफरेंस दोनों अकाउंट। दूसरी बात ध्यान से समझना, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा,
यानी कि कैपिटल नेचर से इसे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है, ध्यान से समझना। पहला अकाउंट ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा क्या बनने वाला है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या जाता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर कोई ट्रांजेक्शन रूटीन की नहीं है तो इसका मतलब उससे क्या होने वाला है, या तो एसेट बनने वाला है या फिर उससे लायबिलिटी बनने वाली है। और अगर वो एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए सर। तो इसलिए बोला क्या कि इसमें सिर्फ कौन सी नेचर की ट्रांजेक्शन आती है, रूटीन। भाई रूटीन की रिसिप्ट है तो वो इनकम बन जाएगी, रूटीन के खर्चे हैं तो वो एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। लेकिन कौन सा होना चाहिए, सिर्फ रूटीन के नेचर के। कैपिटल का क्यों मतलब है, आप खुद सोचे बेटा। कैपिटल नेचर का मतलब क्या हुआ, अगर आप कैपिटल रिसिप्ट कर रहे हैं, यानी कि आप कैपिटल रिसिप्ट सोचे अगर इको के हिसाब से दो तरह से होती है, या तो आपने एसेट बेचा होगा तो बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होना चाहिए, या फिर आपने लोन लिया होगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाना चाहिए। तो इसका मतलब कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन जो है बैलेंस शीट में जाती है। इसमें सिर्फ कौन से नेचर की आती है, रेवेन्यू नेचर की। क्लियर हो गई बात। रूटीन के खर्चे या रूटीन की एक्सपेंडिचर, सॉरी रिसिप्ट्स। और दूसरी बात, तीसरी बात, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ करंट ईयर ओनली। कौन से साल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है ये, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की, ना तो पिछले साल की और ना ही अगले साल की। कोई ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। पिछले साल की ट्रांजैक्शन और अगले साल की ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसी के ऊपर बेस हमारा एक पूरा टॉपिक बैठ जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं वो आपको कराऊंगा वो टॉपिक इसी को लिंक करेगा बार बार, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन के लिए कैलकुलेशन करना सीखेंगे, जिसमें आप कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए कैलकुलेशन करना सीखेंगे। शायद कुछ याद हो कि सब्सक्रिप्शन जो होता है टोटल दिया होता है, इसमें पिछले साल का भी होता है, अगले साल का भी होता है। हमें पिछले साल का भी हटाना है, अगले साल का भी हटाना है, क्योंकि हम इनकम एक्सपेंडिचर में जब सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो वो कौन से साल का लिखते हैं, करंट ईयर ओनली। इसके ऊपर बहुत कैलकुलेशन करनी है हमें। सिर्फ एक छोटी सी बात दो टॉपिक्स जनरेट करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि इसके ऊपर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है। बच्चा कई बार वो कैलकुलेशन तो कर आता है, पेपर अटेम्प्ट करने का बाद में सोचते हैं यार ये करा क्यों था हमने, मतलब प्लस माइनस करना सिखा देंगे, बट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस अकाउंट का नेचर ही ऐसा है। और वैसे भी आप सोचें, कोई इनकम या कोई एक्सपेंडिचर, कोई इनकम या कोई एक्सपेंडिचर पिछले या अगले साल की है तो वो क्या होगा, सोच के बताना। कोई खर्चा, पहले खर्चे की बात करते हैं, वो पिछले साल का है। अगर खर्चा पिछले साल का है तो क्या वो इस साल में रिकॉर्ड होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है, अकाउंट्स का प्रिंसिपल कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ करंट ईयर्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। हम रियल पिक्चर कब देख सकते हैं, जब उसमें ना तो पिछले साल का कोई इनकम एक्सपेंडिचर हो और ना ही अगले साल का। वो वाला कॉन्सेप्ट लगता है। प्लस आप सोचे, अगर कोई खर्चा पिछले साल का है, अगर कोई खर्चा पिछले साल का है और वो इस साल में पे हो रहा है तो वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ चुका होगा या नहीं? पिछले साल का खर्चा तो वो आउटस्टैंडिंग के नाम से पिछले साल की लायबिलिटी बन चुका होगा। और पिछले साल की कोई इनकम अगर इस साल रिसीव हो रही है, पिछले साल की इनकम अगर इस साल आ रही है, यानी कि वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ चुकी होगी। और अगर आपको उसे इस साल लेके आना है तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कैश आना चाहिए ना उससे, और वो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश बेसिस पे जब बनाया तो उसको शो कर दिया था। इज इट ओके? समझ आ गई बात? तो मुझे इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मुझे सिर्फ ये बात समझानी थी, सबको होपफुली समझ आ गया। यस भैया। तो बेटा आज हम सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।